हेलो, वेलकम बैक टू परचम। मैं पूजा आप लोगों का परचम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो आप लोगों की डिमांड पर ही बनाया गया है। इस टॉपिक का नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गेट्स 9 न्यू जजेस। बिल्कुल आपने सही सुना, भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि एक ही साथ एक ही दिन पे 9 नए जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किए गए और उनको 31 अगस्त को शपथ मतलब ओथ कराई गई। तो आज के हमें सेशन में जानना है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, ये कोलेजियम सिस्टम क्या होता है, कैसे जजेस को अपॉइंट करते हैं, और 99 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या था जिसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। क्योंकि आपको मैं बता दूं, भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि जो 99 नंबर का संविधान संशोधन था उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। हमेशा क्या होता है, कोई भी अमेंडमेंट होते तो उसके कुछ सेक्शंस को, कुछ पार्ट को नल एंड वॉइड किया जाता है। कभी भी पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कैंसिल नहीं किया जाता। लेकिन 99 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उसे पूरी तरीके से कैंसिल किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आज का हमारा मुद्दा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से नए जजेस के अपॉइंट हुए हैं, कैसे अपॉइंटमेंट होता है, और कोलेजियम क्या है, और 99 नंबर का संविधान संशोधन क्या है। तो यकीन मानिए, आने वाले एग्जाम में चाहे प्रीलिम एग्जाम हो या मेंस एग्जाम हो या वनडे एग्जाम हो, यहां से क्वेश्चन फ्रेम होने की पॉसिबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा हो जाती है। क्योंकि लगभग 22 महीने से, मतलब जब रंजन गोगोई जी का रिटायरमेंट हुआ था उसके बाद एनवी रमन्ना जी जो है वो हमारे सीजेआई बने, और काफी लंबे समय से अभी तक कोई भी अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई थी। और एक ही समय पे, एक ही साथ, एक ही दिन पे 9 नए जजेस की अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में हुई है। तो पूरे मुद्दे को हम ध्यान से समझेंगे तो लास्ट तक रुके रहेंगे। लास्ट में एक क्वेश्चन है आपके लिए जिसका आंसर कॉमेंट सेक्शन में आपको देना है, ठीक है। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले आपको मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। वो काम ये है कि लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ आपको द हिंदू में भी मिल जाएगी, इंडियन एक्सप्रेस में भी मिल जाएगी, और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी मिल जाएगी। मैंने वहीं से इस न्यूज़ को कवर किया है, ठीक है। इन फर्स्ट फॉर सुप्रीम कोर्ट 9 जजेस टेक ओथ। पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि एक साथ 9 जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में ओथ ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जो स्ट्रेंथ है वो 33+1 की है, मतलब 33 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे और एक सीजेआई होगा। तो टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 34 है। और अब ये स्ट्रेंथ 33 कवर हो चुकी है। केवल मात्र एक जो सीट है वो वेकेंट है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में एक जगह जज की खाली है। तो हमारी अगर स्ट्रेंथ पूछा जाए तो 34 जजेस की स्ट्रेंथ है। और कितने जजेस अभी काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो 33 जजेस काम कर रहे हैं, और अभी भी एक वैकेंसी जो है यहाँ पर खाली है। बिल्कुल ऐसा इंडियन हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। कितने सारे जजेस ने एक साथ ओथ ली है, और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि 3 फीमेल जजेस हैं। 3 फीमेल जजेस जो हैं वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट की गई हैं। और इन सभी लोगों को शपथ या ओथ किसने दिलाई है, तो सीजेआई एनवी रमन्ना ने। आप कहेंगे नो मैडम, हमारा तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनको ओथ कराने का काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाता है। फिर ये एनवी रमन्ना ने क्यों शपथ दिलाई? तो बिल्कुल आपने सही पढ़ा है, आपने सही सुना है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने का काम या उनको शपथ दिलाने का काम जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी व्यक्ति को बोल सकते हैं कि वो उनके बिहाफ में रिमेनिंग जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको ओथ कराएं, तो प्रेसिडेंट ने कहा एनवी रमन्ना जी को, और एनवी रमन्ना जी ने जो सभी जजेस हैं उनको ओथ कराई, ठीक है। और ये ओथ सेरेमनी जो है वो ऑडिटोरियम में, सुप्रीम कोर्ट की जो नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके ऑडिटोरियम में इस शपथ ग्रहण समारोह को किया गया। अब ये लोग क्या शपथ लेते हैं, कहीं पे मेंशन है? तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ, हमारा जो शेड्यूल नंबर 3 है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है, राइट, 12 अनुसूचियां हैं, और उनमें तीसरे नंबर की जो अनुसूची है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या शपथ लेंगे वो मेंशन्ड है। तो शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाते हैं। कहां पर मेंशन है? शेड्यूल 3 में मेंशन है। और शपथ किसने दिलाई है? तो एनवी रमन्ना ने दिलाई है। एनवी रमन्ना कौन है? तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है भारत के एट प्रेजेंट, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। साथ ही साथ ये जो 9 जजेस अपॉइंट हुए हैं उनमें 3 महिलाएं हैं, और जो यहाँ पर
अगर हम बात करें अभी तक ऐसा हुआ है 71 सालों में कि सिर्फ 8 वुमेन्स ही जो हैं, 8 महिलाएं जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुकी हैं। और पहली जो महिला सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी वो फातिमा बीबी थी, जो कि 1989 में बनी थी। लेकिन आज तक कोई भी फीमेल सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई नहीं बनी है। देखो, सुप्रीम कोर्ट का जज बनना और सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई बनना दोनों में अलग अलग बातें हैं। तो बिल्कुल सही सुना है आपने कि अभी तक कोई भी फीमेल जो है वो सीजेआई नहीं बनी है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करें तो 1989 में पहली सुप्रीम कोर्ट की जो जज बनी थी वो फातिमा बीबी को बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जब हमारा ये 3 नए जजेस जो यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं, 3 फीमेल्स को जब यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, तो उनमें से एक फीमेल का नाम है नागराथन। ऐसा बोला जा रहा है कि 2027 में ये भारत की सीजेआई बनेंगी और ये भारत की सीजेआई बनने वाली पहली फीमेल होंगी। तो ये भी अपने लिए बहुत अच्छी बात होगी कि 2027 में भारत को अपनी पहली सीजेआई, फर्स्ट वीमेन सीजेआई मिलेंगी, जिनका नाम है नागराथन। और जो नागराथन जी हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, ये 18वें नंबर के जो हमारे सीजेआई थी उनकी ही बेटी हैं, उनकी ही डॉटर है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। 9 जजेस में से 3 महिलाएं हैं और महिलाओं के नाम याद रखेंगे, जस्टिस हेमा कोहली, जस्टिस बीबी नागराथन और जस्टिस बेला त्रिवेदी। ये 3 महिलाएं हैं और बाकी आप देख सकते हैं 6 व्यक्ति और हैं। तो टोटल 6+3 टोटल 9 व्यक्तियों को अपॉइंट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे इन जजेस के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए, जैसे कि जस्टिस विक्रांत नाथ। तो जस्टिस विक्रांत नाथ जो है इसके पहले गुजरात हाई कोर्ट के जज के रूप में काम कर रहे थे और ऐसा बोला जा रहा है कि 2027 में, देखो हमारे यहाँ पे जो हायरार्की चलती है वो ऐसा होता है कि जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो सीजेआई बनते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो क्या बनते हैं, सीजेआई बनते हैं। ऐसा हमारे यहाँ पे प्रावधान है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन्ड है। तो यहाँ पे जो विक्रम नाथ हैं वो 2027 में जो है वो हमारे सीजेआई बनेंगे कुछ समय के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे नागराथन की बात करें तो ये भी जो है वो कर्नाटका हाई कोर्ट से बिलोंग करती हैं और ऐसा बोला जा रहा है कि 2027 में ये भी जो है, भले ही 1 महीने के लिए, लेकिन 1 मंथ के लिए ही सही, ये फीमेल सीजेआई बनेंगी और ये भारत की पहली महिला होंगी जो सीजेआई बनेंगी। हिमा कोहली जी का जो ये अपॉइंटमेंट है ये लगभग 22 महीनों से अटका हुआ था और फाइनली इनका अपॉइंटमेंट हो गया है। और हिमा कोहली जो है वो तेलंगाना हाई कोर्ट से बिलोंग करती हैं। ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे और इनकी लोकेशंस को याद रखेंगे। अगले जो है यहाँ पे हाईलाइट किया गया है जस्टिस पीएस नरसिम्हा। तो जस्टिस पीएस नरसिम्हा ये जो है वो बार काउंसिल से आए हैं। ये सॉलिसिटर जनरल, ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रहे हैं। एनजैक के लिए भी इन्होंने लड़ाई की है, अयोध्या मामले में भी एडवोकेट रहे हैं। तो कई बड़े बड़े केसेस इन्होंने लड़े हैं और ये सॉलिसिटर जनरल है और ये बार काउंसिल से या बार से यहाँ पर आए हैं, पीएस नरसिम्हा। अब जस्टिस अभय ओका की बात करें, एएस ओका की बात करें तो ये जो है वो कर्नाटका हाई कोर्ट से बिलोंग करते हैं। जस्टिस जितेंद्र कुमार महेश्वरी ये सिक्किम हाई कोर्ट से बिलोंग करते हैं, जितेंद्र कुमार महेश्वरी। तो ये नॉर्थ ईस्ट से है, सिक्किम से है, तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जस्टिस सीटी रवि कुमार और ये केरला हाई कोर्ट से बिलोंग करते हैं। एमएम सुंदरेश ये मद्रास हाई कोर्ट से बिलोंग करते हैं। और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ये भी एक फीमेल है और त्रिवेदी जी जो हैं वो आप देखेंगे गुजरात हाई कोर्ट से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ये नए 9 जजेस हैं। अगर हम अभी नए अपने जो चीफ जस्टिस की बात करते हैं, सीजेआई की बात करते हैं, तो आपको पता है 48 नंबर के जो आपके सीजेआई हैं वो एनवी रमन्ना जी हैं। ठीक है, 24 अप्रैल 2021 में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था, लेकिन 2014 से ही सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में काम कर रहे हैं। 2014 से सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, लेकिन 2021 में इनको सीजेआई बनाया गया था। ये पहले ऐसे सीजेआई है जो कि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आए हैं, साथ ही साथ नालसा के भी चेयरपर्सन के रूप में इन्होंने काम किया है। तो इनके बारे में भी इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, 48 नंबर के सीजेआई हैं। अगर यहाँ पे बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो सीनियर मोस्ट व्यक्ति होता है, सीनियर मोस्ट जज होता है, उसको सीजेआई बनाया जाता है, ऐसी हायरार्की चलती है और हमेशा से इसी सिस्टम को फॉलो किया गया है। लेकिन एक्सेप्शंस तो हर कहीं होते हैं और यहाँ पर भी 2 एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेंगे। एक 1973 का एक्सेप्शन है, एएन रे।
तो यहाँ पर अगर बात करें तो 1973 में एक बहुत ही फेमस केस हुआ था जिसका नाम है केशवानंद भारती का केस, और इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। तो आपको पता है हमेशा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक दूसरे से अलग रहेंगे, हमारा डीपीएसपी भी यही कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरलिंक आपको कनेक्शन डेफिनेटली देखने को मिल जाता है कई बार एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। तो यहाँ पर जो एन रे थे ये चौथे नंबर के सीनियर मोस्ट जज थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने इनको 3 जजेस को लाइन से हटा के सीजेआई बनाया था, और साथ ही साथ जो मोहम्मद हबीबुल्ला बेग हैं इनको भी 1975 में जो है वो सीजेआई बनाया गया था। 2 ये एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं कि हमेशा हमारी हायरार्की कहती है कि सीनियर मोस्ट जज को ही हम सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई अपॉइंट करेंगे, लेकिन एक्सेप्शन है एन रे और एमएच बेग। अब यहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की एज की बात कर ले तो 65 ईयर्स होती है, जबकि हाई कोर्ट के जजेस जो होते हैं उनकी रिटायरमेंट जो एज है वो 62 होती है। तो 65 साल सुप्रीम कोर्ट के लिए और 62 साल जो है वो हाई कोर्ट के जज के लिए रिटायरमेंट एज है। तो जरा सा हमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में पता होना चाहिए, और एक कोलेजियम सिस्टम क्या है, कैसे अपॉइंटमेंट होते हैं वो भी हम जान लेते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उस समय भारत के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग जी हैं, और 1773 का जो एक्ट आता है उसमें बात की जाती है कि कलकत्ता में हम सुप्रीम कोर्ट बनाएंगे, और 1773 में भारत में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनता है, जिसके पहले जज जो है वो एलिजा इम्फे को बनाया जाता है। साथ ही साथ उसके बाद मद्रास और बॉम्बे में भी सुप्रीम कोर्ट को बनाया जाता है। उस समय ब्रिटिश क्राउन जो है वो किंग जॉर्ज III होते हैं। 1800 में मद्रास में और 1823 में बॉम्बे में सुप्रीम कोर्ट को बनाया जाता है। फिर आगे चल के क्या होता है, अगला एक एक्ट आता है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहते हैं, और संघीय उच्चतम न्यायालय की शुरुआत होती है। फेडरल आपका जो कोर्ट है वो बनाया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें आज़ादी के बाद की कहानी, 1947 के बाद की कहानी, 26 जनवरी 1950 से हमारा एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है। ठीक है, और पहली जो हमारी इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग होती है वो 28 जनवरी 1950 को होती है। इनिशियली सुप्रीम कोर्ट में 7+1 का रेशियो होता है, मतलब 7 जजेस प्लस सीजेआई, लेकिन आज अगर हम देखें तो 33+1 का रेशियो आपको देखने को मिलता है हमारे सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पे अगर हम 2019 की सुप्रीम कोर्ट के बिल के बारे में बात करते हैं तो इस 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट का जो बिल आया था उसमें 31 जो जजेस की सीट थी उसको बढ़ाकर 34 कर दिया था। तो प्रेजेंट टाइम में जजेस की सीट कितनी है सुप्रीम कोर्ट में, तो 34 है। ये कब हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था, बिल आया था 2019 में। 2019 से ही सुप्रीम कोर्ट में जजेस कितने हैं, जजेस की वैकेंसी कितनी है, 34 है। वर्तमान में कितने जजेस हैं, 33 हैं, और एक सीट जो है आज भी क्या है, वेकेंट है, खाली है। अब कहां पर मेंशन है इनके अपॉइंटमेंट के बारे में, इनके ओथ के बारे में, इनके शपथ के बारे में, इनके जो भी कार्यकाल के समय इनका प्रोसीजर क्या होगा, क्या काम करेंगे, ये सारी चीजें कहां पर मेंशन है तो जरा देख लेते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर नंबर 5, तो चैप्टर नंबर 5 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है आर्टिकल 1 to 4 में। तो आर्टिकल 1 to 4 सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, जहां पर आपको सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा वो सारी बातें यहाँ पर मेंशन है। अगर हम हाई कोर्ट के बारे में बात करें तो आपका चैप्टर नंबर 6 जो है और आर्टिकल 217 में हाई कोर्ट के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, तो एक कोलेजियम सिस्टम होता है, उसके जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस अपॉइंट होते हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो इसमें भी कोलेजियम बनेगा, और इस कोलेजियम में 5 जजेस होंगे, और इस कोलेजियम को हेड कौन करेगा, जो सीजेआई होगा, मतलब जो हमारे एन.वी. रमन्ना होंगे वो इस कोलेजियम के हेड होंगे। तो एक सीजेआई और 4 सीनियर मोस्ट जज की मदद से टोटल 5 व्यक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम में होते हैं, और ये पांचों लोग मिलके सुप्रीम कोर्ट के नए जजेस कौन होंगे उनका नाम अब बताते हैं। अगर हम हाई कोर्ट के कोलेजियम की बात करें तो हाई कोर्ट के कोलेजियम में भी 5 व्यक्ति होते हैं, जिसमें आपका उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जजेस शामिल होते हैं। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कोलेजियम बनाया जाता है, जो कि नए जजेस का अपॉइंटमेंट करता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो हम जरा देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम बना, उस कोलेजियम को हेड कौन करेगा, सीजेआई करेगा, साथ ही साथ 4 और सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। ये 5 व्यक्ति जो हैं कुछ नए जजेस का नाम जो है वो चुनेंगे, उन्हें प्रपोज करेंगे, है ना। ये प्रपोजल जो है वो सीजेआई के द्वारा दिया जाएगा, और ये सारे मेंबर कंसल्ट करेंगे
अगर कोई व्यक्ति किसी हाई कोर्ट से आ रहा है तो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, उस स्टेट के गवर्नर से भी कंसल्ट किया जाता है, बैकग्राउंड मांगा जाता है, मेडिकल करवाया जाता है और नामों को प्रपोज किया जाता है। अब ये नाम जो है लॉ मिनिस्ट्री के पास जाते हैं और लॉ मिनिस्ट्री इस नाम को प्राइम मिनिस्टर के पास भेजती है और प्राइम मिनिस्टर इन नामों को प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि जैसे कि 9 व्यक्ति हैं, उनमें से कोई एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनना चाहिए या जो भी है, तो वो ऑब्जेक्शन ले सकते हैं और वापस अपना प्रपोजल जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भेज सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसे अमेंड करे और चाहे तो वैसे ही के वैसे वापस से प्रेसिडेंट को भेज सकता है, पर दूसरी बार भेजा गया प्रपोजल प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा कॉलेजियम बनाया, नामों को सजेस्ट किया, प्रपोजल किया, इसके बाद इसको लॉ मिनिस्ट्री को भेजा, लॉ मिनिस्ट्री ने प्राइम मिनिस्टर को दिया, प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को दिया, प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दिया और फिर उसके बाद उन जजेस का अपॉइंटमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कर लिया जाता है। ये पूरी व्यवस्था कॉलेजियम सिस्टम कहलाती है। तो यहाँ पे 2014 में ऑब्जेक्शन उठाया गया, ये क्या बात है कि ये तो हमारा घर है या हमारा उत्तराधिकारी हमें सिलेक्ट कर रहे हैं, दूसरों को मौका ही नहीं दे रहे हैं। तो इतनी हायरार्की है। लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि मैं जज हूं तो मेरा बेटा ही जज होगा, राजा का बेटा राजा होगा, इस तरीके से सिस्टम चलता रहेगा, दूसरे बच्चों को, दूसरे लोगों को मौका नहीं मिलेगा। ये बातें यहाँ पर उठाई गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कैबिनेट को बोला कि अच्छा, आप लोगों को इस कॉलेजियम से दिक्कत है तो आप ही अपना कोई सिस्टम हमको बताइए। तो इसलिए 2014 में जो है वो 99 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, जिसको एनजैक के नाम से जाना जाता है, नेशनल जुडिशियल कमीशन एक्ट। इसका काम था एक कॉलेजियम सिस्टम का जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है उसको रिप्लेस करना, इसलिए एनजैक बनाया गया था। चलो, एनजैक तो बना लिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अच्छा बेटा, तुमने 99 नंबर का संविधान संशोधन 2014 में करके एनजैक बना लिया, अब कॉलेजियम सिस्टम नहीं चलेगा अपॉइंटमेंट के लिए, ये एनजैक जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया तो एनजैक काम कैसे करेगा। तो हमने कहा कि ये जो एनजैक है इसमें 6 व्यक्ति होंगे। अच्छा, अब पूछा गया कि ये 6 व्यक्ति कौन कौन होंगे, तो हमने कहा कि 6 व्यक्ति में एक तो सीजेआई होगा, ठीक है, 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, एक लॉ मिनिस्टर होगा, एक हमारा लॉ मिनिस्टर होगा और 2 व्यक्ति जो है वो नॉमिनेट होंगे। और नॉमिनेट कौन करेगा, तो हमारी कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उनको नॉमिनेट किया जाएगा। इस तरीके से 6 व्यक्ति होंगे एनजैक में और ये 6 व्यक्ति जो है वो नाम को प्रपोज करेंगे। उसके बाद ये नाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास जाएगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। सिंपल सी कहानी थी। अच्छा, आपने तो कर दिया। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है ना कि कोई भी चीज़ हमारे जो फंडामेंटल या फिर हमारे जो मूल संरचना है, हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अगेंस्ट होती है तो सुप्रीम कोर्ट उस बात को मानने से मना कर देता है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, देखो सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, जो 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ था उसमें कहा गया था कि अमेंडमेंट किया जा सकता है संविधान में, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। तो 1973 में क्वेश्चन उठा था कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा अच्छा है, वो कहता है कि हम समय समय में बताएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आपने जो एनजैक बनाया उसमें एक लॉ मिनिस्टर है, मतलब एक कैबिनेट का व्यक्ति है, और एग्जीक्यूटिव का व्यक्ति, और 2 व्यक्तियों को भी कैबिनेट के द्वारा अपॉइंट किया जा रहा है। मतलब इस तरीके से जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की कामों में आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं, ये तो गलत है, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। इसलिए 99 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2014 में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया और एनजैक की बातें मानने से मना कर दिया। इसलिए आज भी कॉलेजियम सिस्टम का ही यूज भारत में किया जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन से नए जजेस अपॉइंट हुए हैं, किन किन हाई कोर्ट से वो बिलोंग करते हैं, अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया क्या है, सुप्रीम कोर्ट का इतिहास क्या है, और 99 नंबर का संविधान संशोधन क्या था और क्यों इसे खत्म कर दिया गया। ये सारी बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो लगे हाथ हम देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम सीजेआई कौन थे। आपका आंसर का इंतजार रहेगा, आंसर को कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग बर्निंग टॉपिक के साथ। ठीक है, टेक केयर एंड बाय बाय।